जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। फरवरी में इंडक्ट होगी इंडियन नेवी की सर्विस में एक नई वॉरशिप। लश्कर ने किया खुद ही खुलासा कि पाकिस्तानी आर्मी उन्हें करती है इनवाइट। भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम को जल्द ही सीसीएस का फाइनल अप्रूवल। यूएस फोर्सेस ने वेनेजुला में इस्तेमाल किया था एक मिस्ट्री वेपन। और भारतीय सेना ने रिलीज करी भैरव कमांडोज की ऑफिशियल वीडियो। भारतीय नौसेना अगले महीने अपनी सर्विस में एक और नई वॉरशिप को इंडक्ट करने के लिए तैयार है, जो कि है भारत की स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी। और जो तारागिरी है वो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की चौथी फ्रिगेट है। और इस क्लास की 3 फ्रिगेट्स आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, तो ये ऑलरेडी भारतीय नौसेना के सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन हो चुकी हैं। और ये तीनों ही वॉरशिप्स पिछले साल यानी कि 2025 में ही कमीशन की गई थी। और अब इसी वर्ष इस क्लास की बाकी की जो बची हुई वॉरशिप्स हैं तो उन्हें भी इंडक्ट करने की योजना है, जिसकी शुरुआत होगी तारागिरी की कमीशनिंग के साथ। बाकी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि जिस तरह से पिछले साल भारतीय नौसेना की सर्विस में 12 वॉरशिप्स इंडक्ट की गई थी, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष यानी कि 2026 में वॉरशिप्स को इंडक्ट करने का जो नंबर है ये संभावित रूप से पिछले साल के आंकड़े को पार कर देगा। बाकी भारतीय नौसेना की योजना है 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। और इसी उद्देश्य के साथ भारत के अलग अलग शिपयार्ड्स में 60 के आसपास वॉरशिप्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास के एक फॉरवर्ड विलेज से एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है, जो कि संभावित रूप से पाकिस्तान से आया था। और इस कबूतर को संदिग्ध इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसके पंजों में कुछ कोडेड मार्किंग्स थी। और सबसे पहले इस बर्ड को 13 वर्ष के एक लड़के ने नोटिस किया था और फिर उस लड़के के पेरेंट्स ने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि हल्के भूरे रंग के कबूतर के पैरों में लाल और पीले रंग के छल्ले हैं, जिन पर रहमत सरकार के साथ साथ एक मोबाइल नंबर और एक नाम और उसके बाद कुछ नंबर्स मेंशन है। और इसके अलावा उसके परों पर भी एक स्टैंप लगी हुई है। और संभावित रूप से ये जो कबूतर है ये पाकिस्तान की तरफ से उड़कर इस तरफ आया है। और जबकि इसी बीच शनिवार को ही इंडियन आर्म फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर की सांबा डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से हथियारों के कंसाइनमेंट को रिकवर किया है, जो कि संभावित रूप से सीमा पार से ड्रोन्स की मदद से यहाँ पे ड्रॉप किए गए थे। और इस कंसाइनमेंट में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 लाइव राउंड्स और एक ग्रेनेड, तो ये शामिल है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया कि संभावित रूप से इन हथियारों को यहाँ पे अपकमिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को डिस्टर्ब करने के इरादे से ड्रॉप किया गया था। पाकिस्तान में स्थित सुअरों के संगठन लश्कर के जो सबसे टॉप के सुअर हैं, तो उनमें से एक जिसका नाम है सैफुल्ला कसूरी, तो उसने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया है कि कैसे लश्कर के पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ बहुत ही क्लोज टाइज हैं। इस मामले पर जारी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो सैफुल्ला कसूरी है तो वो लश्कर का डेप्यूटी चीफ है, और जिसकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो खुद ही पाकिस्तानी आर्मी के साथ उनके संगठन के संबंध होने की बात कह रहा है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कसूरी का जो ये रिमार्क है वो एक फंक्शन से आया है, और वो जो फंक्शन है वो पाकिस्तान में एक स्कूल में हो रहा था, और स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए उसने ये बात कही है। और इसी में उसने ये भी बताया कि पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले इवेंट्स के लिए उनको भी रेगुलर इन्विटेशंस मिलते रहते हैं। और तो और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अपने सोल्जर्स की फ्यूनरल प्रेयर्स में भी लश्कर के इन सुअरों को इन्वाइट करती है। और इसी तरह से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स ने पाकिस्तान के एक और सुअरों का संगठन जिसका नाम है जैश, तो उसके सबसे प्रमुख वाले सुअर जिसका नाम है मसूद अजहर, तो उसकी भी एक ऑडियो क्लिप को पोस्ट किया है, जिसमें आप मसूद अजहर को क्लेम करता हुआ सुन सकते हैं कि छाती पर बॉम्ब बांध के खुद को उड़ाने वाले जो उनके बॉम्बर्स हैं तो वो लगभग 1000 की संख्या में तैयार हैं। और वो मसूद अजहर पर दबाव बना रहे हैं कि उनको भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए परमिशन दी जाए। और इस ऑडियो क्लिप में जो मसूद अजहर है वो ये भी क्लेम करता हुआ दिखा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, ये 1000 भी नहीं, अगर पूरी तादाद बता दूं तो कल दुनिया की मीडिया पर शोर मच जाएगा। यानी इनके पास इस तरह के सुअरों की जो संख्या है वो 1000 नहीं बल्कि 1000 से कहीं ज़्यादा है। फ्रांस के पार्टनरशिप के साथ जो एक स्वदेशी तौर पर जेट इंजन को विकसित करने वाली योजना है, तो इसके लिए जल्द ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीएस की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल सकता है। बाकी इस परियोजना में फ्रेंच फर्म सैफरन की पार्टनरशिप के साथ एक बिल्कुल ही नए जेट इंजन को विकसित किया जाएगा, जो कि भारत के अपकमिंग फाइटर्स जैसे कि एम का, तो उसको पावर देने के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी इससे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उनमें यही बताया गया था कि 12 वर्षों के टाइम पीरियड के अंदर इस इंजन की करीब 9 प्रोटोटाइप्स को विकसित करने की योजना है। और जबकि पहले प्रोटोटाइप को एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट फ्लाइट करने के लिए टारगेट रखा गया 2028 का। और इस पार्टनरशिप के साथ एक और उद्देश्य है कि भारत में एक कंप्लीट एरो इंजन टेस्टिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना, जो कि एक तरह से भारत के जो भविष्य के जेट इंजन प्रोग्राम्स रहेंगे तो उनके लिए फाउंडेशन का काम करेगा।
इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज भारतीय सेना के ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भारत की न्यूली रेज्ड भैरव कमांडो यूनिट्स की ऑफिशियल वीडियो रिलीज़ की गई है और जिसमें आप भारत की इस नई कमांडो यूनिट को कुछ नए वेपन्स के साथ भी इक्विप्ड होता हुआ देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उपलब्ध है, आप जाके उसे देख सकते हैं। और साथ में आपको ये भी सूचित कर दें कि अगर आपको भैरव कमांडोज से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो बता दें कि squadron.in पर नया कलेक्शन लॉन्च हो चुका है और जो कि लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल प्राइस पर भी उपलब्ध है, जिसमें पोस्टर फ्रेम्स, टी-शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज़ ये सभी शामिल हैं। तो अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो squadron.in पे जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। बस ध्यान रहिए स्टॉक काफ़ी लिमिटेड है, तो अगर आपको बाय करना है तो इसके आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले बाय कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसे कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करने वाली उनकी जो योजना है, तो उस योजना को कामयाब बनाने के लिए अमेरिकन मिलिट्री को इस्तेमाल करना भी उनके प्राइमरी ऑप्शंस में से एक है। तो अब इससे ही संबंधित एक रिपोर्ट देखने को मिली है जो कि जारी की गई है डेली मेल की तरफ से, और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल फोर्सेस कमांडर्स को ग्रीनलैंड पर संभावित हमले के लिए जरूरी योजनाएं बनाने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। हालांकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को ग्रीनलैंड पर हमले की योजना तैयार करने के लिए कहा है, जबकि यूएस के ही जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी ऑपरेशन अनलॉफुल है और उसमें यूएस कांग्रेस का समर्थन भी नहीं मिलेगा। और जबकि इसी बीच न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें वेनेजुएलन गार्ड की तरफ से क्लेम किया गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बिना किसी वार्निंग के हमला किया। हम वेनेजुएला की सुरक्षा में थे, लेकिन अचानक से हमारे सारे रडार सिस्टम्स शटडाउन हो गए थे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और फिर जल्द ही कई दर्जन भर ड्रोन्स और छोटी संख्या में हेलीकॉप्टर्स हमें दिखाई दिए और थोड़ी ही देर में करीब 20 के आसपास यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयड थे। और ये भी क्लेम किया गया कि संख्या में कम होने के बावजूद अमेरिकन फोर्सेस ने बहुत तेजी से पूरे एरिया को कंट्रोल में ले लिया था क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस थे। और वेनेजुएलन गार्ड का ये कहना है कि इससे पहले हमने इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी थी। और वो ये भी कह रहे थे कि यूएस ट्रूप्स इतने प्रिसीशन और स्पीड के साथ शूट कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि हर एक सोल्जर करीब 300 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर कर रहा है। और इसी इंटरव्यू में उस वेनेजुएलन गार्ड ने यह खुलासा किया है कि इसमें एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट ये था कि अमेरिकन फोर्सेस ने एक बहुत ही अनफैमिलियर से वेपन का इस्तेमाल किया और एक पॉइंट पर उन्होंने कुछ ऐसा लॉन्च किया जिसको मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उस वेनेजुएलन गार्ड के मुताबिक वो बहुत ही इंटेंस साउंड वेव थी और अचानक से मुझे लगा कि मेरे सर के अंदर सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा और हम सबकी नाक से खून बहना स्टार्ट हो गया था और हमको खून की उल्टियाँ हो रही थी और सारे गार्ड जमीन पर गिर रहे थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। और उस वेनेजुएलन गार्ड का ये कहना है कि वो सोनिक वेपन या जो भी था तो उसके सामने हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। यानी कि वेनेजुएलन गार्ड के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला को कैप्चर करने में किसी तरह के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसने न केवल वेनेजुएला के रडार सिस्टम्स को डिसेबल किया बल्कि उसने वेनेजुएला के जो सोल्जर्स हैं उनको तक डिसेबल कर दिया था। और जबकि न्यूयॉर्क पोस्ट के ही मुताबिक एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस सोर्स ने उनको बताया है कि अमेरिकन मिलिट्री के पास कई वर्षों से ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, ऐसे सिस्टम्स जो कि एक फोकस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि माइक्रोवेव्स, लेजर्स, अपने टारगेट्स को डिसेबल करने के लिए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर शशिधरन विजय नायर और राइफलमैन जीवांग गुरुंग ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1996 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अनुराग श्रीवास्तव वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1948 में पाकिस्तान से भारत में आने वाले रिफ्यूजीज को सेफगार्ड करने में 2 बिहार के 36 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि तेजस फाइटर सबसे पहले कौन से वर्ष में भारतीय वायुसेना की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।